समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं चंद्रिका जोशी। आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, आशंकाएं और समाधान। कैशलेस इकोनॉमी के लिए जब आप अपने को तैयार कर रहे हैं तो बहुत से सवाल आपके दिमाग में भी होंगे। ये आपका मंच है, आपके सवालों के साथ आप इस कार्यक्रम में शामिल हों। आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो विशेषज्ञ मेहमान आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। साइबर कानून विशेषज्ञ श्री पवन दुग्गल और चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री विनोद जैन जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आपका नंबर एक बार बता दूं, टोल फ्री नंबर है 1800115767 और दूसरा नंबर है 01123314444। ट्विटर हैंडल है हमारा AIR न्यूज अलर्ट्स। #आस्क के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। काले धन और कर चोरी पर नकेल कसने की सरकार की मुहिम के साथ ही एक और बड़ा कदम है कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने की, और इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की एक जरूरत है। हालांकि सवाल ऐसे भी हैं कि विकास की ओर कदम जब हम बढ़ा रहे हैं तो भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण परिवेश ऐसी व्यवस्थाओं को एकदम नहीं समझ पा रहा है तो उसे साथ लेकर चलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है कि विकास सबका हो और एक जैसा हो। यह हमारी सरकार का मूल मंत्र है। जब स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों में एक तरह से सारा लेन देन आज कैशलेस है, तो ये देश जब ऐसे साहसिक कदम उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बुनियाद कुछ अलग सी है, मानना होगा। छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग, कृषि, रोजगार से जुड़े लोग इससे प्रभावित न हों, इसके लिए सरकार व्यापक प्रबंध कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये प्रबंध समझ आने लगेंगे तो परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होता है तो शुरू में थोड़ी सी तकलीफ देता है। समझ में आने पर हम उसे रोज के व्यवहार के लिए आसानी से इस्तेमाल करने लगते हैं। हम अपने विशेषज्ञों से इन सारी आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और उन्हें समझने का भी प्रयास करेंगे आपके सवालों के साथ। सबसे पहले श्रोता है गाजियाबाद से लाल मणि मित्रा जी। आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बोलिए। हेलो मैडम, नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। जी, सबको वहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये UPI या USSD वगैरह है, तो इनके बेनिफिट्स तो हैं, ठीक है, मान के चलो हम अपना लेके हमारे सब कुछ मोबाइल में ही जुड़ा होगा जी। तो हम अगर कहीं हमको अगर किसी ने मान लो जैसे कि ATM कार्ड वगैरह लोग ले जाके जबरदस्ती उसका लगवा लेते हैं, लाइन में पैसे निकलवा लेते हैं रात में किसी टाइम, तो इसी में सब कुछ सबमिट होगा, तो वो अगर ऐसे चाहेंगे तो क्या वो ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में नहीं कर सकते? एक चीज। और दूसरा चीज, मान के चलो जैसे हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया है, 50,000 है, जो कुछ है, तो इसमें UPI वगैरह में मतलब हमें एक निश्चित हमें मनी होगा ट्रांसफर की, जैसे 20,000 25,000 है कॉमन ढंग से, या पूरे से ही लिंक होगा कि कोई चाहे तो उसे मतलब अगर कर लिया तो पूरा का पूरा उसके अकाउंट में चला जाए? यही मेरा मतलब जी वाजिब सवाल है आपका सुरक्षा को लेकर भी। देखिए, आज की तारीख में UPI जो है एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है भारतवर्ष में, जहां पर लगभग 67% भी जितने ऑनलाइन उपभोक्ता हैं वो इंटरनेट को केवल अपने मोबाइल फोन के साथ ही एक्सेस करते हैं। एक बहुत बुनियादी आवश्यकता थी कि भारतवर्ष में हम मोबाइल पेमेंट्स को ज्यादा कारगर रूप से लोगों की स्वीकृति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत करें, और यही कारणवश है कि इस UPI या यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस का हमने जन्म दिया। अब ये प्रणाली बहुत आसान है। प्रणाली आपको इनकरेज करती है कि आप मोबाइल टू मोबाइल पेमेंट्स करते हैं। अब क्योंकि शुरुआती दौर है तो लाजमी सी बात है कि इसको समझने में, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तात्पर्य को अप्रिशिएट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल लिमिट्स थोड़ी छोटी रखी गई हैं। जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट सफल रहेगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि इसकी लिमिट्स भी और बढ़ाई जाएंगी। अल्टीमेटली अगर आप अपने आप को और 5-7 साल दे दीजिए तो देखेंगे कि आप भारतवर्ष में मोबाइल पेमेंट्स ही एकमात्र सबसे बड़ा चंक रहेगा ऑनलाइन पेमेंट्स का।
देखिए, जैसा आपने सवाल पूछा कि क्या जैसे जबरदस्ती कोई मेरे को ले जाकर एटीएम कार्ड से पैसे निकलवा सकता है, तो ये यूपीआई या यूएसएसडी में ऐसा कोई समस्या है या नहीं है। इसका जवाब यह है कि इसमें पैसा निकालने की सुविधा नहीं है, पैसा पेमेंट करने की सुविधा है। आपने किसी को भी से माल खरीदना है, उसका बैंक अकाउंट नंबर आपको मालूम होना चाहिए, उसका बैंक का नाम आपको मालूम होना चाहिए। अगर दो चीज आपको मालूम है तो आप अपने मोबाइल से यूपीआई को इस्तेमाल करके फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मान लिया सब्जी वाले से सब्जी लेने गए या परचून की दुकान से परचून लेने गए, कोई किराना भी लेने गए, आपने दाल खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, 586 रुपए का बिल बना, तो आपने कहा भी अपने बैंक अकाउंट का नंबर बताइए, बैंक का नाम बताइए। आप अपने मोबाइल में उसको पंच करेंगे, हाथ के हाथ पैसा उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा उसके बैंक अकाउंट में। और ये चीजें बड़े अमाउंट के ट्रांसफर के लिए भी होंगी। ऐसा नहीं कोई लिमिट है कि 5,000 या 10,000 या 20,000 है, इसमें जितना भी पैसा चाहे, पर क्योंकि अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर है और कम से कम का भी ये पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए 90 रुपए या 46 रुपए की कोई चीज खरीद, छोटा अमाउंट भी पे कर सकते हैं, उसमें कोई दुविधा नहीं है। और चार्ज सरकार ने अभी तक इस समय फ्री कर रखा है, क्योंकि ये सरकारी सुविधा है। यूपीआई और यूएसएसडी दोनों रिजर्व बैंक ने शुरू किया है और ज्यादातर सरकारी बैंक इसे अपना रहे हैं। एक एक करके लगभग 15-16 बैंक ऑलरेडी अपना चुके हैं और बाकी सब बैंक मेरे को लगता है अगले 2-3 दिन में सब साइन अप कर लेंगे। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आज के अखबारों में आप सरकारी विज्ञापन है ये देख सकते हैं। इसमें मेरा मोबाइल, मेरा बैंक, मेरा बटुआ, इस शीर्षक से अखबारों में भी ये विज्ञापन है, तो उसमें आपको विस्तार से भी सारी चीजें मिल जाएंगी। हम अपने अगले श्रोता विनय के पास चलते हैं, दिल्ली से हैं। हेलो विनय जी। हाँ नमस्कार मैम, विनय कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए मैम। ये जानकारी चाहिए कि अगर मान लीजिए हैकिंग होती है या ठगी होती है तो कितने समय सीमा के अंदर समस्या का समाधान होगा और क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि बहुत हैकिंग के मामले ऑनलाइन में होते हैं, कुछ पैसे चुरा लेते हैं या कार्ड मिस्टेक हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। विनय जी। पवन जी आप बताइए, सब सुरक्षा को लेकर लोग ज्यादा चिंतित लग रहे हैं। देखिए, लोगों की जो सुरक्षा की चिंता है वो काफी हद तक लाजमी भी है। कारण ये है कि अगर दुनिया में अगर आप सबसे असुरक्षित डिवाइस को उठा लें तो वो है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल को हैक करना बहुत आसान है। लिहाजा मोबाइल पेमेंट्स को भी हैक करना साइबर क्रिमिनल्स के बाएं हाथ का खेल होगा। यही कारणवश है कि भारत में जितने भी हम प्रणालियां स्थापित कर रहे हैं उसके अंदर हम मोबाइल सुरक्षा और खास तौर पर साइबर सुरक्षा पर अहम ध्यान दें। फिलहाल अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें काफी हद तक महत्वपूर्ण काम किया है। 2011 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन किया था जिसे जी गोपाला कृष्णा वर्किंग ग्रुप कहते हैं। मैं उस कमेटी का सदस्य था और हम लोगों ने काफी चिंतन करने के बाद विशिष्ट प्रकार की प्रैक्टिसेस जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा संबंधी हैं वो बैंकों के लिए रिकमेंड किए। आरबीआई ने इन प्रैक्टिसेस को मैंडेट किया और काफी हद तक बैंक्स ने इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट भी किया था। बट वो सन था 2011-12। आज 2016 की जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। आवश्यकता है कि हम स्पष्ट तौर पर लीगल कानूनी प्रावधान प्रदान करें उन उपभोक्ताओं को जिनके मोबाइल बैंकिंग अकाउंट्स हैक हो सकते हैं। वैसे अगर आप कानून पर दृष्टि डालें तो कानून के अनुसार भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, वो स्पष्ट तौर पर धारा 66 और धारा 43 में कहता है। पवन जी, साइबर सुरक्षा कानून के बारे में भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। हमारे एक श्रोता बहुत दूर से इंतजार कर रहे हैं, पटना से हैं चंदन चौरसिया। हेलो चंदन जी, बोलिए। हाँ जी नमस्कार। मैं सवाल करना चाहूंगा जो विशेषज्ञ हैं जी। तो मेरा सवाल है कि जैसे भारत जैसे कैशलेस इकोनॉमी के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी के लिए अभी जरूरी है, भारत में बहुत काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि अभी देश में 133 करोड़ की आबादी पे मुझे लगता है लगभग हम 15 लाख पीओएस है, यानी 911 लोगों का पर मात्र एक पीओएस है। तो और जितनी आशंकाएं व्यक्त की जा रही है हमारे देश में, जैसे कि हमारे यहाँ अशिक्षित आबादी इतनी है, इसको हम कैशलेस कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं की इतनी कमी है। और सबसे बड़ी बात अभी जस्ट जो हमारे मौजूद विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ा साइबर क्राइम की बात है और जालसाजी की बात है। इससे जो है आम नागरिक कितना इस पे भरोसा कर पाएगा, जो ये
प्रणाली अपनाई जाए। मुझे लगता है कि किसी चीज से घबरा कर हम उसको ना अपनाएं, ऐसा तो मैं इस बारे में जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं कहना चाहूंगा इसमें घबराने का कोई कारण नहीं है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर बरसों से पैसा इलेक्ट्रॉनिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और इतना पैसा ट्रांसफर होता है शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज तक कभी कोई ऐसी समस्या का सामना नहीं हुआ। देखिए, साइबर क्राइम तो होता है, लेकिन क्राइम के ऊपर एक इतना अच्छा कंट्रोल सरकार ने स्थापित किया है कि हमें यूपीआई में, यूएसएसडी में, इसमें दोनों में मेरे को कोई कारण नहीं लगता कि किसी प्रकार की समस्या होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें खास तौर पर कुछ इंश्योरेंस का भी प्रावधान किया है कि अगर किसी का पैसा इधर उधर हो जाता है तो अप टू ए पर्टिकुलर अमाउंट वो उसको पैसे को भरेंगे, लेकिन वो कंसर्न बैंक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अगर कोड चोरी हुआ, कोड मिसयूज हुआ तो डेफिनेटली बैंक की जिम्मेदारी होगी। लेकिन आपके मोबाइल फोन से अगर यूनिक आईडी आपने दिया, उसके अलावा एक पिन नंबर है, वो पिन नंबर आप टाइम टू टाइम बदल सकते हैं। वो पिन नंबर जबरदस्ती आपसे कोई ले नहीं सकता, और ले भी ले तो सिर्फ बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर है, आपका पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में ही जाएगा। तो साइबर क्राइम करके कोई आदमी कहीं भाग नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेस हो जाएगा। जिस भी अकाउंट में वो पैसा अगर जबरदस्ती भी डाला गया है तो वो तो ट्रेस हो जाएगा। किसने लिया, जिसने लिया वो तो मारा ही गया, समझिए। हमारे जिन श्रोताओं ने अभी ये स्टेशन ट्यून किया है उन्हें बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, आशंकाएं और समाधान विषय पर। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद जैन। आप भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे 2 नंबर हैं, एक टोल फ्री नंबर है 1800-115767, दूसरा नंबर है 0112331444। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर भूषण हैं दिल्ली से हमारे साथ। हेलो भूषण जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरी छोटी छोटी 2-3 क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछे। जो रिलेटेड है दृष्टि बाधित लोगों से। अच्छा। कैशलेस ट्रांजैक्शन के फेवर में हम भी हैं, पर जो दृष्टि बाधित लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, एक तो इनको डेबिट क्रेडिट कार्ड बैंक से मिलता नहीं है, नंबर 2 अगर मिलता भी है तो ये इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, ऑपरेट करेंगे तो पिन नंबर दूसरा आदमी जान जाएगा। जब तक इसमें ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की सुविधा ना हो, क्योंकि ब्लाइंड लोग मैक्सिमम आपके कंप्यूटर का यूज करते हैं ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से, तो कृपया करके बता दें कि इसका समाधान क्या और ब्लाइंड लोग कैसे जुड़ सकते हैं इस कैशलेस ट्रांजैक्शन। देखिए, बोलने से तो उसको कंट्रोल का अभी आज की डेट में प्रावधान मेरे को नहीं लगता कोई है, लेकिन कुछ मोबाइल फोन्स पर कुछ ऐसी जो बिंदु होते हैं जिनसे आप मार्क कर सकते हैं, ऐसी सुविधा आ रही है, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। आई थिंक सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना होगा कि कैसे दृष्टि बाधित लोग जो है इसको कैसे करेंगे इस्तेमाल। तो कल को अगर आप बोलने का हेल्प लेते हैं तो फिर पिन पता लग जाएगा। जो लोग डिसेबिलिटीज के साथ रहते हैं उनको खास तौर पर प्रोत्साहन दिलाने के लिए और उनको मोबाइल इकोनॉमी का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए आपको विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार ऑलरेडी इसमें कार्यरत है। सरकार की पॉलिसी यही है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को जो डिसेबिलिटीज के साथ हैं उनको मेन विचारधारा के साथ जोड़ा जाए, और मुझे लगता है काफी कदम और भी उठाए जाएंगे। इस बीच मुंबई से हमारे श्रोता एसके नागर हैं हमारे साथ। एसके नागर जी, हेलो। हेलो मैडम, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। हम एसके नागर बात कर रहा है, मुंबई महाराष्ट्र से। जी स्वागत है। देखिए, हम ही दृष्टि बाधित हैं जी, ब्लाइंड पर्सन है, और हमारे कई मित्रों के पास मोबाइल है। तो अगर मोबाइल तो मोबाइल वो कैसे ट्रांसफर करेगा? और दूसरी बात ये है कि अगर किसी के पास ब्लैक मनी है, जरूरत से ज्यादा पैसा है, अगर उसने अपने परिवार को या फॉरेन में मोबाइल टू मोबाइल अगर वो पैसा आईएसटीडी करके फॉरेन में ट्रांसफर कर दिया तो उसके ऊपर कैसे निगरानी रखी जाएगी? देखिए, जहां तक विदेश में ट्रांसफर का सवाल है उसके लिए काफी नियम है, और वो मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको अपने ऑथोराइज डीलर बैंक के पास जाना होता है। उसके बाद फॉर्म A2 या और कई तरह की सुविधाएं वो भरनी होती है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। तो उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है बैंक से देश से बाहर। देश से बाहर ऐसे पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है कि आप मोबाइल टू मोबाइल बैठ के अपने घर में ट्रांसफर कर दें, वो पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। लेकिन आपका जो दृष्टि बाधित वाला काम है उसमें देखिए, जो आपका पिन है अगर आप सेट करेंगे, मान लिया आपकी वाइफ के साथ या आपके बेटे के साथ मिलकर आप पिन सेट कर सकते हैं, जिस पर भी भरोसा आप कर सकते हैं।
तो पिन तो आप फिर दबा ही सकते हैं अगर आपने दबाना है। हाँ, जब तक कि इसमें कोई और तकनीक नहीं सामने आती है, कोई नई तकनीक आएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ देखे हैं मोबाइल फोन्स जिसमें वो बिंदु बने होते हैं जिससे आप पहचान भी सकते हैं हाथ लगा के कि आपको कौन सा अक्षर आपके सामने है, तो उस हिसाब से आप अक्षर वो भी दबा सकेंगे। ऐसी सुविधा मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी जैसे ही देश में सुविधा बढ़ेगी। गुड़गांव से ऋषिपाल यादव हमारे साथ हैं। जी ऋषिपाल जी। Good evening to all. My question is regarding the charges that maximum outlet or retailer, small retailer charges on the card usage, that is around varying from 1.5% to 2%. Although there is a governance from, I think, RBI guidelines, you cannot charge customer, but there is all the users, the retailers are charging the customer. So is there any plan that government can stop these charges in future? देखिए, जहां तक इसका सवाल है, वो क्रेडिट कार्ड में तो ये चार्जेस हैं और सरकार ने रुपए कार्ड पे फिलहाल 30 दिसंबर तक ये चार्जेस नील कर दिए हैं कि कोई किसी तरह का कोई चार्ज रुपए कार्ड पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बाकी कार्ड दोनों विदेशी कंपनियां चलाती है, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, और एमएक्स तीसरी संस्था है जो कार्ड देती है। तो इन तीनों पर सरकार का कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म आ जाएगा जल्दी ही, जिस तरह से हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये आज लगभग 2% का चार्ज लगता है। कम से कम जो क्रेडिट पीरियड उनको देते हैं उसके लिए कुछ चार्ज लगते हैं। 15 दिन का क्रेडिट आपको मिलता है जब आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, तो किसी न किसी को वो कॉस्ट ऑफ फंड्स उसको बेयर करना पड़ेगा, पर क्या उसे कम लाया जा सकता है, देखने की बात है। इस बीच हम अपने श्रोताओं को बताएंगे कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आज प्रधानमंत्री कार्यालय में भी बहुत सक्रियता से काम शुरू हुआ और वहां अधिकारियों ने कैशलेस लेन देन की प्रक्रिया को दिखाया, समझाया गया कर्मचारियों को। तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इस दिशा में कदम बढ़ने शुरू हुए हैं। गोपाल कृष्ण इस बीच दिल्ली से हमारे साथ। हेलो गोपाल जी, बोलिए। क्वेश्चन पहला है कि यूपीआई और यूएसडी में क्या कोई डिफरेंट अंतर है? पहला तो अंतर बताइएगा। अच्छा, दूसरी बात कि मैंने इसको फॉलो किया है। आप एटीएम की बात कर रहे हैं, एटीएम में और मेट्रो कार्ड में और पैन कार्ड में सेम होता है। अगर दृष्टिबाधित देखे उसको और छू कर, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन सा रहता है, उसमें उसको पहचान नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, आप बायोमेट्रिक की बात करते हैं, बायोमेट्रिक बहुत से बैंक देते नहीं है और बैंक के पास होता भी नहीं है कि बायोमेट्रिक को बना नहीं पाते। वो कहते हैं जी मुंबई से आएगा, जी फलाने से आएगा। तो ये एटीएम में और ये रुपये कार्ड में बहुत ये दिक्कत है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी दृष्टिबाधित का ले लिया और मैंने एटीएम पिन उसका एक्सपायरी डेट वगैरह पढ़ लिया, तो पिन तो मालूम मैंने देख ही लिया है और वो सब भी देख लिया है, तो मैं तो चोरी कर ही सकता हूँ ना उनकी, और मैं उनको पैन कार्ड किया। अच्छा, ये उसकी एक देखिए, इस बात का मैं जवाब आपको देना चाहूंगा। यूपीआई कार्ड और यूएसएसडी लगभग सिमिलर सुविधा है। यूपीआई एक तरीके से थोड़ा सा एडवांस वर्जन है यूएसएसडी का। यूपीआई वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, यूएसएसडी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास साधारण फीचर वाला फोन है। तो जिनके पास स्मार्टफोन है वो एक बार यूनिक आईडी बना लें अपने बैंक से और अपना पिन सेट कर लें, तो किसी भी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर आराम से किया जा सकता है। कि सिर्फ सामने वाले बैंक का नाम और उस सामने ग्राहक का मोबाइल नंबर आपको चाहिए, तो आप मोबाइल नंबर टू मोबाइल नंबर पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यूएसएसडी में आपको उसका आईएफएससी कोड डालना पड़ता है, पहले 4 अक्षर होते हैं, और कुछ फंड्स ट्रांसफर का विकल्प चुनना पड़ता है। थोड़ा प्रोसेस जरा सा लंबा है, लेकिन यूपीआई का तो सेम जैसे बाकी बहुत सिंपल है जी। मेरे को लगता है कि इसमें क्योंकि फंड ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो, तो दृष्टिबाधित हो, कैसा भी आदमी हो, उसके साथ बेईमानी नहीं हो सकती है। सिर्फ कैश निकालने का जो एटीएम का प्रॉब्लम है उसको हमने नोट किया है, सरकार की तरफ ध्यान दिलाने का सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे और हो सकता है कोई ना कोई इसका अच्छा हल जरूर निकलने वाला है। जी, कोल्हापुर से अभिजीत हैं। हेलो अभिजीत जी। हेलो, मैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा बिजनेस करता हूँ मेरा मैं, तो आप 2.5 लाख से ऊपर अभी टैक्स है, इनकम टैक्स 2.5 लाख से ऊपर है। सपोज मैंने अभी आरटीआई नहीं निकाला, सपोज मैंने ऐसा ऑनलाइन यूएसएस से मैंने पेमेंट किया, और मैंने सब किराना, ग्रोसरी, सब चीजें मैंने ऐसे कैश परचेस किया, लेकिन वो पूरा एनुअली सब 2.5 लाख से ऊपर गया, तो मुझे 200% टैक्स पड़ेगा ना एनुअली, वार्षिक? देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि आपको, मैं विनोद जैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये बता दूं, इस तरह से टैक्स नहीं लगता है।
देखिए, सिर्फ आज की डेट में अगर 2 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट अगर करते हैं आप क्रेडिट कार्ड से, वो भी यूपीआई और यूएसएसडी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्रेडिट कार्ड में 2 लाख से ऊपर का पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो उसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। सूचना का मतलब नहीं कि टैक्स लगने वाला है। आज की डेट में लगभग 5 लाख रुपए तक तो वैसे ही आपको टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि आप 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, 1.5 लाख तक की आप सेविंग कर सकते हैं। और भी सरकार ने कोई सब्सिडी एक तरीके से 2,000 रुपए की दे रखी है, जिसकी वजह से लगभग 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ, तो इसमें चिंता करने की कोई विषय नहीं है। तो इसकी वजह से टैक्स आपके ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लगता है मेरे को। जी, दिल्ली से मदन मोहन अपना सवाल लेंगे। हेलो जी, बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं, बोलिए। सर, मैं मदन मोहन दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं एक दृष्टिहीन हूँ, देख नहीं सकता हूँ। अच्छा। तो ये जो लेस कैश का हिसाब किताब है, मतलब ब्लाइंड के लिए क्या सुविधा है, क्या समाधान है उसका? क्या समाधान है? देखिए, ब्लाइंड के लिए मैंने समाधान बताया आपको, बाकी दुगल जी भी बताएंगे। यूपीआई एक जो सुविधा इन्होंने निकाली है, उसमें पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आप जो भी परचेज करना चाहें उसमें एक अपने बैंक के पास जाकर रजिस्टर कर लीजिए उसको, या तो एटीएम में रजिस्टर करिए या बैंक में जाकर रजिस्टर करिए। उसके बाद एक यूपीआई की ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, और जब ऐप डाउनलोड करवा लेंगे तो एक यूनिक आईडी बन जाएगा। उसमें फिर एक पिन सेट करना है, पिन आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक बार किसी से करा लीजिए और फिर उसके बाद पिन चेंज कर लीजिए अपने सगे संबंधी के साथ मिलके, और फिर उसे यूज करिए। उस पर किसी पर तो भरोसा देखिए आप अभी भी करते हैं। पवन जी, आपको लगता है कि इसके लिए साइबर सुरक्षा कानून में कुछ और एहतियाती उपाय करने बेहद जरूरी हैं? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये जो लोग हैं उनकी इंटरेस्ट को मद्देनजर रखें। फिलहाल जो देखें, सरकार की नीति बहुत नोबल ऑब्जेक्टिव्स वाली है। 2014 में एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी भारतवर्ष में, जिसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया गया था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एक्सेस को लेकर विशिष्ट प्रकार से राष्ट्रीय सरकारें कदम उठाएं, और उन रिकमेंडेशंस को आधार बनाते हुए केंद्रीय सरकार अब नए नए किस्म के कार्यक्रम लेकर आ रही है। ऑलरेडी नए सॉफ्टवेयर्स की आजकल जनरेशन हो रही है, जो स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट किए जाते हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं या जो नेत्रहीन हैं। अब थोड़ा समय लगेगा आपको इसको मेन स्ट्रीम में आने में, लेकिन सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें कार्यरत हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज हम एंड ऑफ 2016 की बात कर रहे हैं, 2017 की शुरुआत में ही आपको कुछ ऐसे नए कदम देखने में मिलेंगे जो आप लोगों की ज्यादा सुविधा के लिए तत्पर कार्य करेंगे। हरियाणा से सुरेश कुमार हैं इस बीच हमारे साथ। हेलो सुरेश जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी मैडम, जानना चाहते हैं कि अगर हम बैंक से इजाजत ले लेते हैं, वो बाकी जो कार्यवाही है वो पूरी कर लेते हैं, और बाई चांस हमारा फोन का वो सिम खो जाए किसी कारण से, तो क्या हमारे पैसे की सिक्योरिटी रह सकती है फिर? देखिए, पैसा आपके सिम में नहीं रहता है, पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है इसमें, इसलिए इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। सिम आप अपना चेंज करा लीजिए, तो उसके बाद वो आप चाहे तो पिन नंबर भी अपना चेंज कर सकते हैं। पिन नंबर तो आपके लिए सिर्फ आधे मिनट का प्रोसेस, आपने पिन नंबर चेंज करना है। और क्योंकि पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जाएगा, तो सडनली कोई आधे घंटे में 1 घंटे में कोई पैसा आपका लेकर भाग नहीं सकता है। इसके अलावा देखिए, आप प्रीपेड वॉलेट की एक और सुविधा है जो मैं बताना चाहूंगा। ये SBI बडी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है, इसमें आप जो एक वॉलेट डाउनलोड कर लीजिए SBI का, और उसे डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर अपना डाल के उसे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर डेबिट या क्रेडिट या नेट बैंकिंग इससे जोड़ लीजिए उसको, जिससे भी आप जोड़ना चाहते हैं। डेबिट कार्ड से जोड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है 30 दिसंबर तक, उसमें कोई चार्ज भी नहीं है। और उसमें वॉलेट में आप एक निश्चित अमाउंट अपना डाल सकते हैं और फिर उसको धीरे धीरे करके खर्चा कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। 20,000 रुपए की आज मैक्सिमम लिमिट है, 20,000 से ऊपर आप नहीं कर सकते हैं। तो एक पेमेंट जो है 20,000 से नीचे का पेमेंट इसमें कर सकते हैं वॉलेट में। ज्यादा पेमेंट करना है तो यूपीआई, और उससे भी बहुत बढ़िया वैसे फंड ट्रांसफर अगर आपको करना है तो आप अपने बैंक में जाकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकते हैं, ETF। आप चाहें तो RTGS कर सकते हैं। मेरा बहुत सारी सुविधाएं हैं जो NEFT की सुविधा है, बैंक में जाके आप कर सकते हैं। जी। धर्मेंद्र हैं दिल्ली से हमारे साथ। हेलो धर्मेंद्र जी। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। मेरा सवाल है। जी हाँ, बोलिए। जो 3 लोग बैठे हैं स्टूडियो में, तो वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लगभग साल में कितने % कैश दे सकते हैं?
क्योंकि आप लोग तो मतलब हाईली एजुकेटेड और हाई क्लास सोसाइटी से, तो इससे ये पता लग सकता है कि इंडिया में अराउंड कहाँ तक कैशलेस इकोनॉमी जा सकती है। तो देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। हम लोग लगातार जितनी कोशिश होती है कैशलेस ही करें। मैं तो खासतौर पर साइबर से संबंधित जुड़ा हुआ हूं कई सालों से, तो कोशिश होती है कि इन प्रणालियों का ज्यादा इस्तेमाल करें जहां जहां हो सकता है। मेरे ख्याल से इनका एक मंतव्य महानगरों से भी होगा कि महानगरों में कितनी कैशलेस है, तो उसकी जानकारी के लिए भी जोड़ना जरूरी होगा कि यहाँ कई ऐसे शॉपिंग के सेंटर्स हैं जहां पर हम लोग कार्ड स्वाइप करके और इस तरह से अपनी शॉपिंग करते हैं, या रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है तो उसका ही कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आपको नकद जो रुपया है वो साथ लेकर चलना नहीं पड़ता हर वक्त बटुए में, और चोरी होने का डर भी नहीं रहता उससे। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, देखिए बिजनेस पेमेंट्स तो लगभग 100% पिछले 10-15 साल से हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही कर रहे हैं जी। हमारी फर्म में कितनी भी फर्में हैं, किसी में कोई कैश का कोई अकाउंट ही नहीं, ना कैश निकालते हैं ना कैश पेमेंट करते हैं किसी को। सारा पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू NEFT या RTGS ट्रांसफर से या चेक पेमेंट से होता है। हाँ, डे टू डे जरूरतें की सीधे चीजें, क्योंकि अभी सुविधा नहीं है, 2% का चार्ज लगता है, इसीलिए सब दुकानदार भी उसमें हेजिटेट करते हैं। वो मामला अभी तक सबका कैश में ही चल रहा है, डे टू डे जरूरतों का। हाँ, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, आज की जनरेशन जरूर कर रही है जोर से, लेकिन वो भी थोड़ा डरते हैं कि 2 लाख से ऊपर हो गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। उस डर को भी दूर करने की जरूरत है, क्योंकि जब सारी चीज रिकॉर्ड पर है तो ये 2 लाख से ऊपर का क्यों टैक्स डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, मेरे को कोई कारण नहीं लगता है। सुविधाजनक है, इसे अपनाकर देखें तो अच्छा है। ये दिल्ली से MP सिंह है हमारे साथ। हेलो सिंह साहब, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्ते। मेरी 2 क्वेश्चन है जी। एक तो जी कि मैं नेट बैंकिंग जब शुरू करी थी तो मेरे को इतना डिफिकल्ट लगा, और मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे को 2 दिन लगे पूरी नेट बैंकिंग सीखने में। एक आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। बैंक वाले इसके लिए वो क्लासेस रखे हैं। अच्छा, बैंक वाले जागरूकता का अभियान तो सरकार चला ही रही है, इसमें तो कोई दुराहा नहीं है। सरकार चला रही है, बैंक चला रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि हम लोगों की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि जितने और जागरूकता संबंधी कार्यक्रम बनाए जाएं, किए जाएं सरकारों द्वारा, बैंकों द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा, उतने ही कम होंगे। क्योंकि एक बार कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम से सफिशिएंट नहीं होगा, आपको कॉन्स्टेंटली लोगों को बताना पड़ेगा, और जब तक आपकी नेचुरल हैबिट का ये हिस्सा न बन जाए तब तक इस तरह के कार्यक्रम लगातार। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया कि युवा जो पीढ़ी है जो इसे समझती है सबको, वो उन पर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे इसको समझाएं और फैलाएं। संतोष कुमार है दिल्ली से हमारे साथ। हेलो संतोष जी। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लाइंड के लिए जो आप बात कर रहे हैं कि ATM, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा अपना लेन देन कर सकते हैं, लेकिन मैम दिल्ली में तो आसानी से हो जा रहा है, अपना ब्लाइंड का खाता खुल जा रहा है, ATM दे दिया जा रहा है। लेकिन अगर अदर स्टेट की बात करूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं, यहाँ से तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ दिल्ली में, तो मैम दिल्ली में कोई भी बैंक ब्लाइंड के लिए ATM देने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैम क्रेडिट कार्ड और ये डेबिट कार्ड तो कैसे तैयार हो जाएंगे? ये प्रैक्टिकल कोई देखिए, इसके लिए अभी कई चीजें बदलनी पड़ेंगी। आपकी बात ठीक है, जो प्रधानमंत्री का सपना है वो एक दिन में साकार नहीं होगा। इसमें मेरे को लगता है 6 महीने से साल भर का वक्त जरूर लगेगा कि ये रीजनेबल वर्केबल शेप में आ जाए। आपने ब्लाइंड वाली बात उठाई है, वो आला अधिकारी जरूर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो सब इस पर डेफिनेटली एक्शन करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। और इसके अलावा जैसे जो छोटे मजदूर हैं, कामगार हैं, उनको भी इसके बारे में समझाना और ये सब बना, तो ये एक बहुत मुहिम है, ये एक पूरी एक अभियान की तरह है जिसमें हम सबको शामिल होना है। नोएडा से अश्विनी राजपूत हैं हमारे साथ। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जहाँ 66% रूरल एरिया है और कई जगह जहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज भी नहीं है, तो हम ये कैशलेस इकोनॉमी कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? मतलब हम करंट गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेंगी कि वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज आ जाए? क्योंकि मोबाइल में जैसे हम इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, यूजर ID पासवर्ड चाहिए होता है, तो इंटरनेट से हो जाता है, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए हुआ कि वहाँ इंटरनेट प्रोवाइड करना। तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने इस बात को मान लिया है कि अगर भारत की प्रगति के साथ कोई इंजन जुड़ा हुआ है तो वो मोबाइल इकोसिस्टम का इंजन है। यही कारणवश है कि अगर आप डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न प्रावधानों को देखें तो उसमें भी मोबाइल गवर्नेंस को एक महत्वपूर्ण स्थान
दिया जा चुका है और हम मानते हैं कि हम पीसी जनरेशन को बाईपास कर चुके हैं। हम ऑलरेडी ज्यादा मोबाइल पर पहुंच चुके हैं। हाँ, अभी मोबाइल टावर्स की पेनिट्रेशन जितनी ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन सरकार उस पर भी कार्यरत है और लगातार जितने ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन पर जोर लगा रही है कि वो जितने टावर्स शहरी क्षेत्रों में लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाएं। और मुझे लगता है थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये बहुत विशाल सा राष्ट्र है और इतने सारे विशाल 125 करोड़ लोगों को तक पहुंचना, उनको ये सुविधाएं प्रदान करना ओवरनाइट बात नहीं हो पाएगी। उसमें समय जो लगेगा सो लगेगा, लेकिन अगर हम एक साथ मिलजुल कर एक काम करेंगे तो मुझे लगता है आने वाला समय भविष्य उज्जवल रहेगा। देखिए, मैं बहुत ट्रैवल किया हूं पर्सनली विनोद जैन, तो काफी ट्रैवल में मैंने देखा है कि कहीं पर भी कनेक्टिविटी बहुत कम जगह ऐसी जहां पर लूज होती है। जी, पूरे देश में, बिहार में, उड़ीसा में, आसाम में, सब जगह ट्रैवल किए हैं। साउथ में, केरला में और तमिलनाडु में और कर्नाटका में शायद ही कोई कस्बा ऐसा होगा जिसमें कनेक्टिविटी लूज होती है। हमारे मोबाइल पर कनेक्शन बना रहता है। और अब ये जो नए कुछ और सर्विस प्रोवाइडर आए हैं उन्होंने इसमें बहुत तेजी से बहुत गहरा काम किया है। दोनों तीनों सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो मेरे को लगता है ये समस्या ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है और 3 महीने 6 महीने में मेरे को लगता है कि शायद ही गांवों में पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, मेरे को कोई डाउट नहीं है इसमें। क्योंकि मैंने देखा है आप रोड पर चले जाए एक जगह से दूसरी जगह 500 किलोमीटर तक चला जाए, कनेक्टिविटी कहीं छूटती नहीं है आपकी। हाँ, कभी कभी डिस्टर्ब होती है, लेकिन ऐसे पेमेंट करने के लिए आपको कंटिन्यूस नहीं चाहिए। आपको 1 मिनट आधा मिनट भी बीच में अगर आपकी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब भी हो गई उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को लगता है चल जाएगा काम। पवन जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो हमारी है, जो आधारित रही है नकद लेन देन पर, तो उसकी तरफ सरकार ने क्या ध्यान दिया है कि किस तरह से उसको इस मुहिम के साथ जोड़ा जाए? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने मान लिया है कि अगर एकमात्र कैटलिस्ट परिवर्तन का होने वाला है तो वो मोबाइल है। यही कारणवश है कि मोबाइल क्रांति को ज्यादा ध्यान दिया गया है, मोबाइल्स पर ज्यादा तवज्जो है। पंचायत भी अगर आप देखें तो विभिन्न कार्यक्रमों में मोबाइल के द्वारा ही गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं। तो यही हमारा एकमात्र स्रोत है आगे बढ़ने के लिए। इस पर सरकार की पूरी नजरें केंद्रित हो चुकी हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि ये जो जितने ऑनलाइन यूजर्स हैं उसमें 67% जो है मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस 67% को बढ़ाते हुए हम इसको कहीं ना कहीं 90% तक लेके जाएं। और वो तब हो पाएगा जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जितने सारे लोग हैं उनको भी ज्यादा इंक्लूसिव तरीके से इस मोबाइल कैशलेस इकोनॉमी का हिस्सा बना सके। जी, लखनऊ से राकेश जैन। हेलो राकेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल बेसिकली ये था कि हम लोगों ने, जैसे अभी आपने केस सुना होगा, बहुत सारे एटीएम्स बैंक्स को बंद करने पड़े थे क्योंकि पैसा निकल गया था और दूसरे बैंक का कुछ कोड वगैरह चला गया था, और उसमें सीधा सीधा बैंक से मना कर दिया है, कस्टमर की कोई गलती नहीं है फिर भी कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। अब जब आप कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हमारे एटीएम से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं बिना हमारी गलती के, तो क्या सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी लेगी? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर 15 दिन अगर का क्रेडिट मिलता है, इससे 2% लेना पड़ता है, लेकिन ये चीज डेबिट कार्ड पर भी, अगर हम डेबिट कार्ड भी अगर हमारा वीजा है, मास्टर का है, तो उसी समय हमारे अकाउंट से पैसा निकल जाता है, तब भी 1.5 से 2% सर्विस चार्ज लिया जाता है। तीसरा मेरा एक सवाल और था छोटा सा, पॉस मशीन के लिए बैंक वाले 499 500 रुपए पर मंथ किराया चार्ज करते हैं अगर हम पॉस मशीन लगाते हैं, और अगर वो टेलीफोन लाइन वाली है तो उससे 3 रुपए पर कॉल चार्ज करते हैं अगर हम पेमेंट। ठीक है, अब आपका जवाब दे दें। देखिए, ट्रांजेक्शन चार्ज की तो सरकार को देखना ही पड़ेगा। 2% को घटा के 0.1% पर लाना होगा, ये जरूरी कदम है। और ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश को अपना लगाना होगा। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, जो इंटरनेशनल कार्ड है, उस पर हमें अपनी डिपेंडेंस को छोड़ना ही होगा। हिंदुस्तानी उसी काम को शायद 100th कॉस्ट में करने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री करेंगे ऐसा हमें लगता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि आम उपभोक्ताओं के लिए आपको इफेक्टिव लीगल रेमेडी प्रदान करनी पड़ेगी। फिलहाल भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो बहुत हद तक आपको इफेक्टिव रेमेडी नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैंक्स हैं उनकी इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर लायबिलिटी को ज्यादा परिभाषित करना पड़ेगा, उनको जिम्मेवार बनाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि अगर इस तरह की कोई भी शिकायत आती है तो आपको अगले 48 या 72 घंटे में उसको रिजॉल्व करना है।
सुधारों और विकास की शुरुआत कहीं से करनी ही पड़ेगी। आदतों को सुधारने की दिशा में और आदतों को बदलने में वक्त तो लगेगा ही। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्टूडियो में आने के लिए साइबर कानून विशेषज्ञ श्री पवन दुग्गल और चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री विनोद जैन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया। साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार की रात 9:30 बजे फिर उपस्थित होंगे। चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।